नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आज राज्यसभा को लेकर शेड्यूल जो है जारी हो चुका है कि राज्यसभा का चुनाव होना है और 3 दिसंबर से जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 तारीख तक नामांकन भरे जाएंगे और 24 तारीख को नतीजे जो है सामने आएंगे। हालांकि सबको ये पता है कि इस चुनाव में बीजेपी की जीत लगभग तय है, लेकिन नामों के ऊपर इस वक्त चर्चा हो रही है। कई नाम हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किसे राज्यसभा में भेजेगी। दूसरी तरफ बजरंग पूनिया पर 4 साल का बैन लगाया है। डोप टेस्ट उन्होंने नहीं करवाया था, जिसके चलते जो डोपिंग एजेंसी है नाडा, उन्होंने 4 साल के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इन विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, राज्यसभा के लिए जो है पूरा शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है चुनाव आयोग ने, और 3 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो क्या लगता है आपको, क्या विपक्ष मैदान में है या सिर्फ बीजेपी एक तरफा है? देखो, विपक्ष मैं नहीं मानता कि किसी प्रत्याशी को वो चुनाव मैदान में उतारेंगे। कुछ महीने पहले जब किरण चौधरी जी राज्यसभा के लिए हरियाणा से निर्वाचित हुई, उस समय तो दुष्यंत चौटाला जी भी विधानसभा के सदस्य थे और चर्चाएं चली थी, कभी विनेश के बारे में, कभी महावीर गुड्डू जी का नाम सुझाया था दुष्यंत चौटाला ने, कभी किसी के बारे में कि उसको निर्विरोध बना दो, ऐसे भेज दो, वैसे भेज दो। लेकिन उस समय भी विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन आज विपक्ष की उस समय तो हम मानेंगे कि जेजेपी के पास भी 10 सीटों का कोटा था और सीट्स उनकी थी। एक पे अभय सिंह चौटाला जी भी थे, कहीं गोपाल कांडा की भी अलग पार्टी थी, कहीं पार्टी का नामकरण एक तरह से बलराज कुंडू ने भी अपनी पार्टी का नाम रख रखा था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज की विधानसभा के अंदर सीधी सी बात है, बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास, 37 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास, 3 सीटें इंडिपेंडेंट्स के पास और 2 सीटें केवल इनेलो के पास। इंडिपेंडेंट एक तरह से सपोर्ट कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो विरोध में वोट रह गई 39, 37 कांग्रेस की और 2 इनेलो की। जहां तक इस चुनाव की बात है, इसमें जब बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है तो विपक्ष किसी नाम के ऊपर मुझे नहीं लगता कि मंथन करेगा और किसी का नॉमिनेशन फाइल करवाएंगे। डॉक्टर साहब, अब सवाल ये उठता है कि कृष्णलाल पवार जो कि इसराना से बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने राज्यसभा की सीट छोड़ी, उसके बाद उपचुनाव हो रहा है और वो एससी समुदाय से आते हैं। तो बीजेपी इस बार किसे मैदान में उतारेगी? क्या एससी चेहरा होगा या फिर कोई चेहरा और होगा? देखिए, राज्यसभा चुनाव के लिए ये गणित पार्टियां आखिर कम ही बैठाती हैं। अतीत में आप देखोगे तो मान सम्मान अगर ऐसी सीट को माने तो कृष्णलाल पवार जी को दे ही दिया था, और आज भी जो है उनको कैबिनेट का हिस्सा बना लिया गया है नायब सिंह सैनी जी की सरकार में। वो मान सम्मान है, लेकिन कम समय के लिए सीट है, पूरे 6 साल के लिए सीट नहीं है। शायद 3-3.5 साल का कार्यकाल इनका बचा होगा। तो इसमें किसी का भी नाम भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसमें ज्यादा ही कपट नहीं लगेंगे। ना कोई ये देखा जाएगा कि भाई एससी ने सीट खाली की है तो उन्हीं को भेजा जाए। अगर इस प्रकार का सोचेंगे तो वो नाम भी भारतीय जनता पार्टी के पास कई नाम हैं, जिसमें एक प्रकार से मानोगे जैसे सुनीता दुग्गल जी हैं, काफी भाई IRS अधिकारी हैं, पहले MP भी रही हैं, MLA का चुनाव उन्होंने लड़ा था, वो हार गई थी, MP की टिकट उनकी काट दी गई थी। तो कोई भी नाम भारतीय जनता पार्टी सुझाएगी तो उसके ऊपर आसानी से मोहर लग जाएगी। जहां तक नामों की चर्चा है, नाम तो अगर देखेंगे तो बहुत से तैर रहे हैं, जैसे सुनीता दुग्गल जी का सोम का मान लीजिए आप, कुछ मीडिया कर्मी कयास लगा रहे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी, कुछ सोम मोहनलाल बड़ोली जी का भी कयास लगा रहे हैं, संजय भाटिया जी जो करनाल से जिनकी टिकट काट करके मनोहर लाल खट्टर जी ने चुनाव लड़ा था, कि उनको भी दौड़ में है। तो ऐसे 4-5 नाम हैं। लेकिन आप ध्यान कीजिएगा, 4-5 दिन पहले आपकी और मेरी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी से अपने
जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं संजय कबलाना जी के आवास पर हुई थी, आपने ये प्रश्न मैंने सवाल पूछा था कि आप भी क्या रेस में हैं, तो उन्होंने 2 टूक का आंसर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई रेस में नहीं होता है, कि ये तो मीडिया और सोशल मीडिया के लोग ही चला देते हैं कि वो रेस में, वो रेस में। भारतीय जनता पार्टी के अंदर रेस में जिसका नाम चलता है कि वो नाम होता भी नहीं है, ऐसा नाम आकर के डिक्लेयर हो जाता है और उसको सभी तालमेल करके उसी के नाम पे मोहर लगा देते हैं। तो उसका अगर हम देखें तो ये भविष्य के गर्व की बात है कि किस नेता की लॉटरी निकलेगी। एक सुदेश कटारिया जी भी हैं जो मनोहर लाल खट्टर जी के चीफ मीडिया एडवाइजर थे जब वो मुख्यमंत्री थे, और अब वो अपने साथ उनको केंद्र में लेकर के गए हैं, वो भी कहीं न कहीं इस दौड़ में है, उनका भी नाम काफी उछड़ा हुआ है। सब कह ये रहे कि मोहनलाल बड़ोली जो है प्रदेश अध्यक्ष बने, मुश्किल दौर में प्रदेश अध्यक्ष को बनाया गया और बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। संजय भाटिया को रैलियों की जिम्मेवारी मिली, बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की, तो क्या ऐसे में ये मजबूत दावेदार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर दावेदार तो मजबूत निश्चित रूप से भाटिया जी भी हैं और वो डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि जो आदमी मेंबर पार्लियामेंट था उनको टिकट नहीं दिया गया, वहां से फिर उन्होंने मदद की। नायब सिंह सैनी जी ने जब बाई इलेक्शन लड़ा विधानसभा, मुझे याद है मनोहर लाल जी ने भी कहा था कि मैं चुनाव करनाल से तब लड़ूंगा जब भाटिया जी मुझे सिग्नल देंगे जी। तो इतना त्याग जिस आदमी ने दिखाया है, तो कहीं न कहीं राजनीति में राजनेता कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो मौका मिलते ही टंगड़ी मार जाएं और आगे बढ़ जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का सिस्टम ज्यादा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ सिस्टम वर्तमान जो दौर चला हुआ ये है कि जो आदमी जिस आदमी के काम आता है ना, त्याग दिखाता है, कहीं न कहीं उसको पार्टी महत्व जरूर देती है। जिस प्रकार से आप अतीत में देखो, वीरेंद्र सिंह डुमरखा जी राज्यसभा के मेंबर तो कांग्रेस से थे ही, वो भाजपा में ज्वाइन किया, उनको दोबारा भाजपा ने राज्यसभा में भेज करके केंद्र के मंत्री पद से नवाजा। उनकी घरवाली को जिस प्रकार से विधानसभा की टिकट दी, उनके बेटे को पार्लियामेंट की टिकट दी, और कहीं न कहीं इसी प्रकार की बात जो हुई थी किरण चौधरी जी के साथ, किरण चौधरी जी के साथ ये हुआ था कि आपको हम राज्यसभा भेजेंगे, उनको भेजा, फिर आपकी बेटी को विधानसभा की टिकट देंगे, वो दी, वो जीत के आई तो उनको मंत्री भी बनाया। इस मामले में तो सबसे एक नाम हम बोल रहे हैं चर्चा का, जो भागदौड़ भी बहुत कर रहे हैं, जिन्होंने पीछे भी काफी भागदौड़ की और अब भी लगे हुए हैं, वो है कुलदीप बिश्नोई। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी के लिए राजनीति में जिंदा रहना बहुत जरूरी है। उनके बेटे जब से भव्य बिश्नोई जी आदमपुर से विधानसभा का चुनाव हारे हैं, कहीं न कहीं उनका दिल काफी मचल रहा है। सोशल मीडिया पर यहाँ तक की खबरें चलने लगी कि कुलदीप बिश्नोई जी ने भाजपा की मीटिंगों में जाना बंद कर दिया है। ज्वाइन कर सकते हैं, करें तो नहीं गए, कम से कम जब तक सरकार का कार्यकाल है 4-5 साल का, भी तो नई नई सरकार बनी है केंद्र के अंदर, समझो 4-5-6 महीने हो गए, प्रदेश के अंदर 1-1.5 महीना हुआ है। को चुनाव के समय तो वो कोई भी फैसला ले लें, लेकिन अगर उन्होंने भागना ही इसलिए था तो एमएलए तो वो खुद थे ही ना कांग्रेस से, वहां पे एमएलए से रिजाइन करके अपने बेटे को इधर चुनाव लड़ा है बाई इलेक्शन में। तो एमएलए के लिए इस चीज के लिए वो भागेंगे तो ऐसी गलती तो मैं मानता हूं नहीं करेंगे, लेकिन उनका एक सपना जरूर है कि आज बेटा चुनाव हार गया तो लड़ाई, अगर बेटा चुनाव जीतता तो वो लड़ाई लड़ते बेटे के लिए कैबिनेट में मंत्री पद के लिए कि कैबिनेट मंत्री बनाओ, बगैर जीते बनाए कैसे। तो समस्या आके यहाँ फंस गई। अब वो चाह रहे हैं कहीं न कहीं कि राज्यसभा में मैं ही चला जाऊं। एक दौर में एक ऐसा परिवार, जिस परिवार के अंदर चौधरी भजनलाल जी कभी लोकसभा में, कभी राज्यसभा में, कभी सीएम, कभी सेंटर में मंत्री, भजनलाल जी की धर्मपत्नी विधायक, कुलदीप बिश्नोई जी विधायक रहे, भाई उनके बड़े बेटे चंद्रमोहन जी विधायक रहे, डिप्टी सीएम रहे, उसके बाद भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई जी की पत्नी रेणुका बिश्नोई। तो एक परिवार से जब इतने पद उनको मिले हुए थे, तो कहीं न कहीं आज उनका भाई केवल एक कांग्रेस पार्टी से एमएलए है पंचकुला से। कुलदीप बिश्नोई की राजनीति जो है वो मान रहे हैं कि फ्यूचर जो है वो कहीं अंधकार में न चला जाए, इसलिए वो भी एक तरह से भागदौड़ कर रहे हैं कि मुझे राज्यसभा के अंदर भेज दे भाजपा, लेकिन वो भाजपा ने फैसला लेना है। तो सर, एक जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की खासियत ये है कि जो लोग त्याग दिखाते हैं बीजेपी उन्हें आगे करती है। एक नाम है रामविलास शर्मा का, कि उम्मीद ये की जा रही थी कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, पर्चा भी उन्होंने भरा लेकिन उनका पर्चा उठवा दिया गया था। तो क्या वो भी नाम हो सकते हैं? हो सकता है। यही तो बात मैं मोहन बड़ोली जी के बयान को इसलिए तो आपको बता रहा हूँ कि मोहन बड़ोली जी ने एक बात कही है कि जो नाम तैर रहे हैं ना, जो कहते हैं ये रेस में है,
रेस वाले नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं देखती कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, अखबारों में क्या चल रहा है। उन्होंने तो जो थिंक टैंक उनका बैठा है वो देखता है कि भाई कौन आदमी इस पद के ऊपर अच्छा रहेगा, और किसी का भी नाम आएगा कोई विरोध करने वाला है नहीं। तो रामविलास शर्मा जी भी एक मजबूत चेहरा है, डिजर्व भी करते हैं, सबसे सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शायद वो हों, और सबसे पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने भाजपा को ऊंचा उठाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष जमीन पे किया है। कई बार उनके बयान भी सामने आए हैं, आंखों से आंसू निकले कि भी हम तो वो हैं जिसने पेड़ खड़ा किया, जब फल लगने की बारी आई तो फल किसी और ने तोड़ के खा लिया। बिल्कुल 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश के ऐसे हैं जहां रामविलास शर्मा जी को आप किसी हल्के के अंदर रैली करने के लिए भेज दो, जब उस हल्के के अंदर रैली करने जाएंगे ना तो 15 से 20 उस हल्के के गांव के नाम याद रहेंगे, और कम से कम 30 से 40 जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के वर्कर और कार्यकर्ता ना जवान थे उनके भी वो नाम रहते हैं। क्योंकि रामविलास शर्मा अच्छा वक्ते बड़े अच्छे हैं, उन्होंने अपनी टिकट कटने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां उनकी ड्यूटी लगाई वहां वहां बखूबी चुनाव प्रचार करने का काम उन लोगों ने किया है रामविलास शर्मा जी ने। तो ये 6-7 नाम हैं, होना तो इन्हीं में से चाहिए, लेकिन ये भाजपा है, कहीं से भी किसी और का भी नाम आ सकता है, पता नहीं किसकी लॉटरी निकलेगी लॉटरी, क्योंकि कोई दूसरा प्रतिद्वंदी तो चुनाव मैदान में खड़ा नहीं होना, जीत सुनिश्चित है। तो क्या इस बार जो पर्ची निकलेगी क्या वो नायब सैनी निकालेंगे या मनोहर लाल जी निकालेंगे या केंद्र से पर्ची बनकर आएगी? देखो इसमें मैं मानता हूं कि तीनों आदमियों का तालमेल होगा। केंद्र की तो अहम भूमिका रहेगी निसंदेह, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। मनोहर लाल खट्टर जी की भी भूमिका रहेगी और वर्तमान चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी जी की भी भूमिका रहेगी। इनके तालमेल से और इनकी सहमति से राज्यसभा के उम्मीदवार का नाम भारतीय जनता पार्टी फाइनल करेगी, नाम किसी का नहीं होगा। तो क्या ये भी मान सकते हैं कि जो इन दो का करीबी होगा, नायब सैनी का मनोहर लाल का जो करीबी व्यक्ति होगा, क्या वही जाएगा राज्यसभा? देखो स्टेट से तो फीडबैक स्टेट लीडरशिप से तो लेती है सेंट्रल लीडरशिप। कहीं न कहीं अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी या जेपी नड्डा जी कोई सलाह मशवरा करेंगे तो किससे करेंगे? मनोहर लाल खट्टर जी से करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी से करेंगे, या फिर सीएम नायब सिंह सैनी जी से करेंगे। इन्हीं से सलाह मशवरा करके कोई नाम फाइनल होगा। डॉक्टर साहब दूसरी तरफ बड़ी खबर आज ये भी है कि जो है 4 साल के लिए बजरंग पुनिया पर बैन लगा दिया है, डोपिंग टेस्ट करने से उन्होंने मना कर दिया था। अब वो कह रहे हैं कि ये सारा खेल जो बीजेपी का है, आपको क्या लगता है? देखिए पहले तो एक अलग बात थी जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, विनेश ने और बजरंग पूनिया ने, आम जनता भी सहमति रखती थी। आज वो है राजनीतिक आदमी, आज उसको खिलाड़ी की नजर से ना देखा जाए, एक पॉलिटिशियन की नजर से देखा जाए। पद भी उनके पास कांग्रेस पार्टी का उनके पास पद भी है। जब वो राजनीति में आ गई और राजनीतिक पद उन्होंने ले लिया तो अब ये मत बात हो कि मेरे को इस वजह से मेरे ऊपर बैन कर दिया गया कि मैं कांग्रेस में हूं और भाजपा की सरकार है। अगर ये चीज आपने करनी थी, अपने खेल को जारी रखना था, तो भाई 3-4 साल तक और राजनीति से दूर रहते। इस मामले में डोप टेस्ट की एक प्रक्रिया है, भाई डोप टेस्ट किसी भी खिलाड़ी का जो हमारा सिस्टम है खेल का, जो नाडा एजेंसी है, डोपिंग एजेंसी वो करती है, वो कर सकती है। उसको ये मना करता है, इससे भी बड़ा हो गया क्या वहां भी हर जगह राजनीति चलेगी क्या? कि आपका कांटा लग जाए, जहरीला मच्छर आपको काट ले तो कटवा दिया बीजेपी ने। ये बहानेबाजी लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। बजरंग पूनिया जी को थोड़ी सी अपने दिमाग को बड़ा करना पड़ेगा। जिस प्रकार के आइकॉन वो देश के स्टार खिलाड़ी के रूप में उभरे थे, अपनी उसी इमेज को अगर बरकरार रखना है तो उन्होंने डोप टेस्ट में क्या जाता? जब उन्होंने कुछ खा भी नहीं रखा गलत, कोई दवा उन्होंने नहीं ले रखी गलत, तो अपना करवाओ, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस प्रकार के लांछन केवल राजनीतिक रूप से इस मुद्दे को केस करना मैं नहीं मानता ये उचित है। दरअसल उन्होंने 2 सवाल उठाए। उन्होंने एक तो ये कहा कि जो किट लेके आए थे कि वो एक्सपायरी डेट की थी, और दूसरा वो कह रहे हैं कि ये सारा का सारा खेल जब हुआ जब उन्होंने दिल्ली जंतर मंतर से उन्होंने आंदोलन शुरू किया, तो सारी चीजों को डोप टेस्ट पहले ही हुआ था, ये अब इसी हुआ है। ये मार्च की बात है, तब कह रहे हैं कि जब वो किट लेके आए थे उस टाइम पे तो उस टाइम किट लेके आए थे, अपनी तरफ से जांच तो आप करवाते, या आप ये अपील करते नहीं किट लेकर के आओ। अब तो एक तरह से खेल से बाहर तो बजरंग पुनिया जी अपने आप ही हो गए। जब पॉलिटिकल पार्टी खेलने के लिए वो तैयार हो गए, सदस्यता पार्टी की ले ली, पार्टी का पद ले लिया,
इस विधानसभा चुनाव में टिकट भी मांग रहे थे बादल विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन विनेश फोगाट को टिकट मिलने के कारण उनको नहीं मिल पाई। जब आप राजनीति में आ गए तो पूर्ण रूप से राजनीति करो और राजनीतिक मुद्दों को उठाओ। जो ये प्रक्रिया थी उसके ऊपर जो बैन लगा है, मान लिया आज वो बैन उनके ऊपर ना लगता तो आज कुश्ती को चुनते बजरंग पूनिया जी या राजनीति को चुनते, ये प्रश्न तो बजरंग पूनिया जी से किया जाना चाहिए। वैसे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो खिलाड़ी हैं आजकल या और भी कोई लोग हैं जो राजनीति में आ रहे हैं, खेल से राजनीति में आ रहे हैं, तो क्या वो खेल को बदनाम कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं उनकी मंशा कुछ और है? देखिए, कुछ चुनिंदे आदमी होते हैं जो हर फील्ड में सक्सेस होते हैं। फिल्मी सितारे राजनीति में आते हैं, कौन फिल्मी सितारा कामयाब हुआ है? एक सुनील दत्त जी का नाम बड़े अदब से लिया जाता कि वो गंभीर थे इस चीज को लेकर के। अमिताभ बच्चन जी 1984 के अंदर मेंबर पार्लियामेंट बने थे, बीच से रिजाइन करके चले गए थे। उन्होंने जयप्रदा जी आई, रेखा जी को मनोनीत किया गया, सचिन तेंदुलकर जी को किया गया राज्यसभा के लिए। इनका रिकॉर्ड निकाल करके देखिए कि कितनी हाजिरी इनकी पाई है। अभी तुरंत का उदाहरण विनेश फोगाट जी को ले लीजिए कि पहला ही सेशन विधानसभा के सत्र के अंदर भाग तक नहीं लिया। दूसरे आप और खिलाड़ियों को देखोगे, पिछली सरकार में खेल मंत्री बनाए गए थे हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह, बड़ी इज्जत थी देश के अंदर, लेकिन जिस प्रकार के आरोप उनके ऊपर लगे सभी कहीं न कहीं धूमिल हुई है। तो जिस आदमी का जो अक्षेत्र होता है उसी अक्षेत्र के अंदर अपना उल्लेखनीय योगदान अगर कोई आदमी देता है तो वो अच्छा है। इस चीज में आप दो नाम आपके सामने रखता हूँ। एक नाम तो सुरेंद्र शर्मा, बड़े हास्य कवि हैं देश के। उन्होंने कहा कि राजीव जी ने भी मेरे को ऑफर किया था कि आप एमपी का चुनाव लड़ो, मैंने मना किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी मेरे को ऑफर किया था, मैंने चुनाव नहीं लड़ा। और एक बहुत बड़े कवि हैं, अभी मेरे दिमाग में उनका नाम नहीं आ रहा, हरिओम पवार जी। हरिओम पवार जी को भी मोदी जी ने ऑफर किया था, जो पहली सरकार मोदी जी की देश के अंदर बनी थी उस चुनाव के अंदर, क्या आप आइए लोकसभा का चुनाव लड़िए। और बड़ा अच्छे सलीके से उन्होंने मना किया था कि मैं जिस फील्ड में हूं कि उसी फील्ड में मेरे को रहने दिया जाए। बल्कि उनकी तो कविता की दो पंक्तियां बड़ी फेमस हुई थी कि मेरे दर से खाली लोटे, राजनीति के उड़न खटोले, दुनिया में इतना धन कहाँ है जो मेरी खुददारी तोले। ये इसी बात के ऊपर उन्होंने कहा था कि राजनीति की टिकटें मेरे सामने लोग हाथ जोड़ करके दुनिया मांगने जाती है और मैं मना करने वालों में था, और मेरे सामने लोकसभा की टिकट थी। कि उनको पता है कि जिस दिन आप राजनीति में आ जाओगे तो कभी हृदय आपका समाप्त हो जाएगा। यही खिलाड़ियों के साथ है। जब खिलाड़ी खेल के लिए समर्पित रहता है, उसमें उसने अपना सर्वोच्च दिया है, जितनी ताकत उसके अंदर थी, देश का गौरव बढ़ाया, मान सम्मान बढ़ाया, तो उसी विधा में, उसी प्लेटफॉर्म पर आगे और लोगों को तैयार कीजिए। राजनीति एक माध्यम नहीं है सेवा का, ठीक है माध्यम है, लेकिन ये अलग प्रकार का माध्यम। आप इसमें आओगे तो उस चीज से दूर हट जाओ। लेकिन बहुत से आदमी, विरले आदमी इस प्रकार की सफलता पाते हैं। तो चलिए, तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके के आरोप जो है बजरंग पूनिया लगा रहे हैं, उसमें ये साफ बात देखने को मिल रही है कि ये आरोप जो है राजनीति से प्रेरित आरोप है, क्योंकि वो खुद कांग्रेस में है और कांग्रेस का पद भी उनके पास है। और फिर अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो सीधा सीधा मतलब है कि वो अपनी पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस बार बीजेपी किसे राज्यसभा भेजेगी और विपक्ष का कोई उम्मीदवार इस बार लग नहीं रहा है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।